उसका हक अधिकार छीना जाए और उसे पता ही न चले, तो उसे आप जिंदा समाज कहेंगे क्या? जिंदा समाज वो होता है जिसको पता होता है कि कोई हक अधिकार और सम्मान के साथ छेड़खानी न करे। आप पहचानो, वक्त बहुत खराब है। पहचानो कि बिना डरे ईमानदारी से सच के लिए लड़ने वाला आपके आसपास कौन व्यक्ति है, उसकी मदद करो। अगर लड़ सकते हैं आप तो ईमानदारी से लड़ने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अकेला जो होगा वो मारा जाएगा। अगर समाज लड़ने को तैयार हो जाए तो कितनों को मारा जाएगा। लड़ने वालों की पहचान करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर खड़े न हो पाए तो 4 लोगों को तैयार करिए जो ईमानदारी से लड़ने का काम कर रहा है, उसका साथ दें। अगर आप 4 लोगों को तैयार भी न कर पाए तो चौराहे पर बैठकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बात करिए, लोगों को जागरूक करिए, बताइए कि आपके बीच की लड़ाई को लड़ने का काम कोई कौन कर रहा है। उस विद्रोही को, उस ताकत को चौराहे और गांव-गांव पहुंचाने का काम करिए। अगर ये भी न कर पाए, आर्थिक मदद करिए, लड़ने वालों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। ये मेरा निवेदन और फॉर्मूला देकर जा रहा हूं। इन चारों काम में से अगर एक भी काम मत कर पाओ तो किसी लड़ने वाले का विरोध मत करना। सबसे बड़ा काम ये आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि लड़ने वालों का विरोध सबसे पहले घर से होगा। हम साथ तो दे नहीं पाते। आजकल सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, अंबेडकर पैदा हो, हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारा बेटा बेटी तो अच्छी शिक्षा पाकर के अच्छी नौकरी पाए और अच्छी जगह पर चले जाए, और लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा? मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा और आज नौकरी नहीं है, इसका अफसोस नहीं है। हमने तो अपनी किताब में लिखा, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और आज आपके बीच में खड़े हैं। नौकरी छीनी जा सकती है, लेकिन विचारधारा और आत्मविश्वास छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी ने दिया नहीं है। हमने संघर्षों से इसे अर्जित किया है। इसको कोई ताकत छीन नहीं सकती और इसको आपको गुलाम नहीं बना सकती। उन लोगों को लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैंने अपनी किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। लड़ना तो पड़ेगा साहब, और लड़ाई में कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और संघर्ष के रास्ते में दूसरे को कह देना कि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सबसे आसान काम है। भाषण देने के लिए मंच पर लगाओ माइक, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बुलाओ और बढ़िया बढ़िया उनसे बात कहाओ। बाद में वो जाए, उनके ऊपर मुकदमा हो, आपका क्या जाता है? आजकल मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं और बोलिए, और खुलकर बोलिए, नाम लेके बोलिए। हम कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारा ही जो नुकसान हो वो हो, आपका क्या नुकसान होगा, आपको ताली बजा के चले। लेकिन याद रखना, अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो कमजोर पड़ेगा, और समाज बोलेगा तो जितना भी अन्याय अत्याचार है वो खत्म होगा। क्योंकि अकेले व्यक्ति को मारना आसान होता है और विचार को मारना हमेशा मुश्किल है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, इस कौंधियारा ब्लॉक में देखिए क्या वैचारिक कार्यक्रम किया। महापुरुषों की तस्वीरें हैं, इनमें से एक भी महापुरुष, एक भी संघर्ष करने वाले योद्धा न तो डरे, न झुके, न बिके और न समझौता किया। छत्रपति शाहू जी महाराज राज परिवार से थे और पहले जाति जनगणना अपने दरबार में छत्रपति शाहू जी महाराज में थे, जिसकी आबादी हमारे समाज में 3%, 5%, हमारे दरबार में उनकी आबादी 99%, जिनकी आबादी 95-97%, उनकी हमारे दरबार में आबादी कितनी? 72 पदों में से 65 पदों पर एक ही जाति के लोग थे। छत्रपति शाहू जी महाराज के दरबार में पहली जाति जनगणना उन्होंने इस तरह से सार्वजनिक करा करके आरक्षण लागू किया 26 जुलाई 1902।
और उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण गैर सवर्ण बिरादरियों को मिलेगा। और छत्रपति साहू जी महाराज ने राजा होने का फर्ज निभाते हुए आरक्षण उन वंचितों शोषितों को अपने दरबार अपने राज्य में देकर के एक नए भारत का ख्वाब रचा था। इसलिए हम छत्रपति साहू जी महाराज को अपना वैचारिक नायक मानते हैं। एक दूसरे राजा थे। राजा कौन होता है? राजा की पहचान देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी जाति देख करके कहा गया तलवार के दम में जिसमें दम हो वो राजा है उस जमाने में। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया गया। इतिहास पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? राज तिलक करने के लिए बाहर से दूसरे व्यक्ति को भेजा गया। और वो व्यक्ति भी कैसे राज तिलक करता है, जरा इतिहास उसका पढ़ना। एक ऐसे राजा जिनका 2 बार राज तिलक करना पड़ा था, क्योंकि वो अंतर जाति विवाह से पैदा कमेरा किसान परिवार के नायक थे। और जब राजा बने तो ऐसा फरमान दिया कि हमारी सेना और हमारे राज्य में प्रजा के खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं होगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अपना वैचारिक नायक मानते हैं और प्रजा का हित चाहने वाला एक राजा मानते हैं। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। और तीसरे राजा सम्राट अशोक। जब तलवार का दम दिखाना हुआ तो मैं उस जगह पे गया हूं। कलिंग में नदी का पानी उसका रंग बदल गया, लेकिन जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम हाथ में लिया तो केवल देश नहीं विदेशों तक प्रज्ञाशील, करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम का पूरे दुनिया में परचम फैलाया। ऐसे राजा गांव में देखा है जहां लोग ताकतवर आदमी जाते हैं पहले खूंटा गाड़ देते थे कि यहां तक कुल हमार। और सम्राट अशोक ने 84,000 खूंटा गाड़ दिया और इतने बौद्ध स्तूप बनाए। आजकल नया नया सब फैशन चलाए हैं कुछ लोग। यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है, यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है। मैं उनसे कहता हूँ बहुत खुदाई करने का मन है तो बड़ा गहरी खुदाई कर देना। सबसे नीचे अगर इस देश में कुछ मिलेगा तो तथागत बुद्ध का कोई अवशेष मिलेगा। और ये बुद्ध में भारत पूरे देश में बना हुआ। इन महापुरुषों का इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ी थी ज्योतिबा फूले ने। और आज का जो कार्यक्रम ये किया जा रहा है 1 नेशन 1 एजुकेशन, इससे बड़ा और इससे जरूरी कार्यक्रम आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लोग हथियारों से जंग लड़ते हैं। हथियार से लड़कर आप अपने बराबर या अपने कमजोर वाले को ही हरा सकते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन आज इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो उस हथियार का नाम है कलम और किताब। कलम और किताब से बड़ा ताकतवर चीज दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को कहता हूं 1 नेशन 1 एजुकेशन। इस कार्यक्रम की गांव-गांव जरूरत है। और मैं सोचता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल खोलना चाहते थे, ऐसा ही कोई जुनूनी काम करना चाहते थे। और ये जितना माला आप लोगों ने पहनाया है, जितना स्वागत किया है, जितना ये कार्यक्रम किया है, उसमें से जितना बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम का अगर साथ लेकर लौटेंगे तो वो है विचार। गांव-गांव इस बात को बताना। जाति देखकर अछूत बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। और 1948 में 3 जनवरी को जब पहला स्कूल खोला, माता सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, कुछ लोग गए और ज्योतिबा फूले के पिताजी को समझा दिया आपका बेटा धर्म के विरोध में काम कर रहा है। अब ये कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसी जगह पर हो रहा है, ऐसे समय हो रहा है कि यहाँ इस समय पूरा वही वातावरण है। लेकिन उनके बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम अपनी वैचारिक बात आपको बताना चाहते हैं। अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए, दूसरे की लकीर मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने विचारधारा को, अपने महापुरुषों को गांव-गांव पहुंचाइए, वरना लोग मोक्ष पाने के लिए उधर चले जाएंगे, मिल कुछ और जाएगा। और सुनते हैं इलाहाबाद में बहुत खराब स्थिति है। सच छिपाया जा रहा है, सच पर पर्दा डाला जा रहा है, मीडिया को मैनेज करके तमाशा बनाया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि पहले कुंभ होता ही नहीं था, अभी हो रहा है। 2014 के पहले न सूरज उगता था, न धरती थी, न हवा थी, न पानी थी, न पेड़ था।
सब 2014 में हुआ, और उत्तर प्रदेश में जैसे लगता है सब 2017 में हुआ। उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। कुछ लोग सो जाते हैं देर तक तो उनको लगता है कि हम अभी जागे नहीं है, सूरज उगा ही नहीं होगा। सूरज का काम उगना है। ऐसे लोगों को समझाना हमारा काम है कि तुम नहीं थे तब भी धरती थी, तुम नहीं रहोगे तब भी धरती रहेगी। ऐसा काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद कर रहे। महात्मा कबीर को मैं अपना नायक मानता हूँ। महात्मा कबीर ने क्या लाइन लिखी है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। महात्मा कबीर ने क्या लिखा है कि कबीर आए जगत में हम रोए, जग हंसे हम रोए, वैसी करनी कर चलो, तुम हंसो और जग रोए। आप पैदा होता है बच्चा तो वो बच्चा रोता है, बाकी पूरा परिवार खुश होता है। ऐसा काम करके जाओ कि जब चलो तो आप खुश रहो कि आपने अपनी जिंदगी का पूरा कर्जा निभाया है और लोग आपकी याद में आंसू बहाएं। ये महापुरुष वो हैं जिनको आज भी लोग याद करते हैं।